नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आकांक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइंस, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। कश्मीर टाइम्स, फादर ऑफ जर्नलिज्म से रेड तक की कहानी, आखिर कैसे बदला कश्मीर टाइम दौर के साथ। कश्मीर से दिल्ली तक फॉरेन डिग्री डॉक्टर्स की होगी जांच, एनआईए और आईबी एक्टिव। कश्मीर की विमेन फ्रॉडस्टर मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी, लूटे गए जेवर को करते थे इधर से उधर। जम्मू कश्मीर पुलिस और साइबर सेल ने कहा, अगर सोशल मीडिया पर आपकी तस्वीरों से कर रहा कोई छेड़छाड़ तो कॉल एट 1930। जम्मू ट्रेड एंड लॉजिस्टिक कॉन्क्लेव 2025 में एलजी ने कहा, जम्मू और लद्दाख के ट्रेड को जोड़ा जाए। जम्मू कश्मीर सरकार ने 58 जेकेएस अधिकारियों का किया तबादला, डिप्टी सीएम का ओएसडी भी बदला। और अब खबरें विस्तार से। मेरे साथ होंगे मेरे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया। आज कश्मीर टाइम्स के ऑफिस में पड़ी एसआईए की रेड, आखिर कैसे बदल गया दीपक जी कश्मीर टाइम्स दौर के साथ, मतलब फादर ऑफ जर्नलिज्म से रेड तक की आखिर क्या है कहानी? देखो, कश्मीर टाइम में आज जो रेड हुई, पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि आखिर कश्मीर टाइम में बहुत लंबे बदलाव का क्या कारण रहा और कहां से ये सारा शुरू हुआ। कश्मीर टाइम दफ्तर में आज अचानक सुबह 9 बजे एसआईए की टीम पहुंची, यानी कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जिस तरह से एनआईए काम करती है टेरर नेटवर्क्स के खिलाफ नेशनल लेवल पे, उसी तरह स्टेट में जम्मू कश्मीर में एक एसआईए बनाई गई थी 2022 में, और वो लगातार काम कर रही है। कश्मीर में और जम्मू में बहुत काम एसआईए ने किया है। एसआईए की टीम ने जब आप आज जम्मू के रेजिडेंसी रोड स्थित कश्मीर टाइम के दफ्तर में रेड किया तो वहां पर ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, क्योंकि 2021-22 में कश्मीर टाइम ने अपना पब्लिकेशन जम्मू से बंद कर दिया था, और अब उनका केवल जो अखबार है वो ई पेपर निकलता है, वो भी उसके ओनर्स जो हैं वो देश के बाहर से चला रहे हैं। कश्मीर टाइम के एडिटर प्रबोध जम्वाल और एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा बसीन जम्वाल, उन दोनों के जो है विरुद्ध ये एफआईआर है। दरअसल जो हमने पता किया है, जो हमें पता चला है, खासतौर पे दिन भर ये खबर काफी चलती रही, मगर डिटेल में हम अपने व्यूअर्स के लिए बताएंगे कि आखिर सारा मामला था क्या। कुछ दिन पहले एसआईए ने एक एफआईआर लॉन्च की थी जेआईसी में, यानी कि जॉइंट इंटेरोगेशन सेंटर में, क्योंकि एसआईए का अपना पुलिस स्टेशन अभी फंक्शनल नहीं है। इस एफआईआर में ये कहा गया था, इस एफआईआर में ये था कि स्टेट की सॉवरेनिटी के खिलाफ, यानी कि कंट्री की सॉवरेनिटी के खिलाफ काम कर रहा है ये मीडिया हाउस। जो कंटेंट था उसको देखते हुए उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि आखिर एसआईए को ये मामला सौंपा जाएगा और एसआईए इसके ऊपर आगे कार्रवाई करेगी। एसआईए ने ये रेड इसलिए की क्योंकि उन्हें जो जानकारी थी कि जम्मू और श्रीनगर का कश्मीर टाइम का दफ्तर पहले ही बंद हो चुका है, यहाँ पब्लिकेशन हो नहीं रहा, फिर आखिर देश के बाहर से बैठकर कौन ई पेपर चला रहा है और ये ई पेपर में जो कंटेंट आ रहा है उसके पीछे कौन है। जो आज की ताजा जानकारी है उसमें एक रिवॉल्वर, एक एयर पिस्टल और कुछ चले हुए कारतूस जो हैं वो मिले हैं कश्मीर टाइम के दफ्तर से। मगर ये हैरान कर देने वाली बात है कि आखिर चले हुए कारतूस का एक अखबार के पुराने दफ्तर से मिलने का मकसद क्या है, यानी कि ये मामला है क्या। क्या ये कारतूस किसी आतंकी घटना में चले, ये किसने चलाए, ये किसके कारतूस थे। और जो जानकारी आ रही है कि जो रिवॉल्वर मिली है वो तो लाइसेंस्ड है, उसके लाइसेंस के ऊपर भी जांच की जाएगी। और दूसरी बात ये है कि जो एयर पिस्टल है उसका भी देखा जाएगा कि क्या वो रख सकते हैं या नहीं रख सकते। अब इसमें बड़ी चीज ये है कि आखिर ये सारा मामला शुरू कैसे हुआ। अगर हम बात करें कश्मीर टाइम की, तो कश्मीर टाइम को फादर ऑफ जर्नलिज्म कहा जाता था। 1954 से ये अखबार जम्मू कश्मीर में चल रहा था और कई स्टोरीज को इस अखबार ने ब्रेक किया। आज उस अखबार की स्टोरी खुद ही कई सारे मीडिया हाउसेस में ब्रेक होती नजर आई, मगर इस अखबार को चलाने वाले और शुरू करने वाले फाउंडर एडिटर थे वेद भसीन। वेद भसीन को जेएंडके में एक उपाधि दी गई थी, हालांकि पूरे भारत में ही उन्हें ग्रैंड ओल्ड वेटरन कहा जाता था मीडिया का, यानी कि एक बहुत सीनियर मीडिया का ऐसा जर्नलिस्ट जिसने 6 दशक तक काम किया। 86 वर्ष की आयु में 5 नवंबर 2015 को वेद भसीन साहब का निधन हुआ जम्मू में ही। उसके बाद अखबार के एडिटर का पद संभाला उनके दामाद प्रबोध जम्वाल ने, जो जम्मू से ही आते हैं, और उनकी बेटी एग्जीक्यूटिव एडिटर थी
जो अनुराधा भसीन है, और वो आर्टिकल भी लिखती थी। अब बड़ा मामला ये है कि आखिर क्या शुरू से ही कश्मीर टाइम ऐसा था? ये भी एक बड़ा सवाल है। नहीं, कश्मीर टाइम को एक सेक्युलर अखबार गिना जाता था जी। और कई लोग ये भी कहते हैं कि तब सेक्युलरिज्म का अर्थ था स्यूडो सेक्युलरिज्म। सेक्युलर वो होता था जो एक पक्ष की बात करता है। मगर उस समय के जम्मू कश्मीर के दौर में अगर हम बात करें 1980 की या 1990, जब आतंकवाद का दौर शुरू हुआ, और उसके बाद 2000-2010 तक ये अखबार जम्मू कश्मीर का नंबर 1 अखबार इस हिसाब से भी रहा कि कई सारी स्टोरीज को डिग करना, जर्नलिज्म का जो सही अर्थ होता है, इथिक्स पे चलना, उन सबको लेकर इस अखबार ने बहुत नाम कमाया। मगर जैसे जैसे वेद भसीन साहब की पकड़ इस अखबार से कम होती गई और वो पकड़ उनके दामाद और उनकी बेटी के हाथों में आती गई, ये अखबार कहीं ना कहीं अपना रूप बदलता गया। यानी कि जिस रूप को लेकर वेद भसीन साहब ने अखबार को जीरो से हीरो तक बनाया था, वो अखबार कहीं ना कहीं नीचे आता गया। फिर 2015 में जब वेद भसीन साहब का निधन हुआ, उससे कुछ साल पहले तक ही वो अपने अखबार के एडिटोरियल से अपना हाथ पीछे खींच चुके थे। यानी कि एडिटोरियल की सारी जिम्मेवारी प्रबोध जम्वाल और अनुराधा जम्वाल पर रहती थी। अब जो SIA ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, अब इसमें सामने आएगा कि क्या ये सारा रेड जो हुआ या मामला हुआ कंटेंट को लेकर था, कि आखिर कंटेंट जो चल रहा है वो कहां से चल रहा है, या फिर इसके साथ कोई और नेटवर्क भी जुड़ता है। मगर अभी बहुत जल्दी प्रीमेच्योर होगा इस पे बयान करना या सब कुछ कहना। जो हमारी जानकारी थी वो हमने बता दी और पीछे के भी सब कुछ बता दिया कि आखिर कश्मीर टाइम का रूप जो 1954 में था, जो 1980-90 में था, और आज जो 2025 में है, उसमें कितना बदलाव आया, कैसे बदलाव आया। शायद ही जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा बड़ा पत्रकार होगा जिसने कभी कश्मीर टाइम में काम ना किया हो, चाहे कुछ देर के लिए, चाहे इंटर्नशिप, जरूर काम किया और वहां से सीखा भी। मगर आज जो कश्मीर टाइम का कंटेंट है, शायद उससे ये सारे पत्रकार अपने आप को अलग मानते हैं, क्योंकि अब वो पत्रकारिता नहीं रही जो पत्रकारिता किस समय की जा सकती थी या होती थी। तो वेद भसीन साहब द्वारा शुरू किया कश्मीर टाइम और आज का कश्मीर टाइम बहुत अंतर है। और आज जो रेड SIA ने की है, अब इसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन में निकलेगा तो पता चलेगा कि कारण क्या थे। आकांक्षा, चलिए, ये तो थी कश्मीर टाइम्स की रेड तक की कहानी। तो अब बात करें हम व्हाइट कॉलर टेररिस्ट पर हो रही मतलब जांच को लेकर, जो कि NIA जिसमें बहुत एक्टिव है, IB बहुत एक्टिव है। वहां पर अब ये चीज भी आ गई है कि जो फॉरेन वाली डिग्रीज हैं डॉक्टर्स की, उनको लेके ज्यादा छानबीन की जा रही है। तो दीपक जी, उस पर आप कुछ रोशनी डालेंगे? बिल्कुल, उस पर रोशनी वाली बात साफ है आकांक्षा की जो फॉरेन डिग्री डॉक्टर्स हैं, फॉरेन डिग्री डॉक्टर्स वो हो गए, जैसे मान लीजिए बहुत सारे डॉक्टर्स कश्मीर में या दिल्ली में वो काम कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, या गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी MBBS या MD डिग्रीज बांग्लादेश, यूक्रेन, सऊदी अरेबिया, तुर्की या UAE से की हुई है। ये सभी जो डॉक्टर्स हैं, अब इनकी डिग्रीज को लेकर भी संदेह के घेरे में सब आ गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से व्हाइट कॉलर टेररिज्म और व्हाइट कॉलर नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ था और ये मॉड्यूल का पता चला था कि कितने डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। आज भी NIA ने 4 और लोगों को FIR में उनके नाम डाले हैं और उनकी पूछताछ शुरू की है। तो लगातार आए दिन नाम ऐड होते जा रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। तो अब NIA और IB ने दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि IB का जो काउंटर इंटेलिजेंस विंग है और NIA की टीम ये मिलकर ये जांच कर रही है कि आखिर कितने डॉक्टर्स कश्मीर में या दिल्ली में ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं जो फॉरेन डिग्री होल्डर्स हैं। उनकी जांच की जाएगी, उनका एक लिस्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद अगर कोई शक के घेरे में होगा तो उससे पूछताछ भी की जाएगी। और ये करना जरूरी है, क्योंकि अब एक ऐसा नेटवर्क सामने आ गया है जिसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक शक के घेरे में काफी सारे डॉक्टर्स आ गए हैं। हो सकता है बहुत सारे डॉक्टर्स जो फॉरेन डिग्री होल्डर है अपने आराम से काम कर रहे हो, कहीं कोई दिक्कत ना हो, मगर कहीं एक डॉक्टर भी कोई गलत निकल के आता है तो वही बात है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, दाग सब पे लगता है। इसलिए सर्वे करना, इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है। जी। अब बात करें कश्मीर में जो एक फ्रॉडस्टर वुमेन पकड़ी गई थी जिनका नाम है असमत जान, उसके बाद अब 2 गिरफ्तारी और हुई है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे दीपक जी? बिल्कुल आकांक्षा, कल हमने ये स्टोरी की थी द न्यूज रूम ने और डिटेल में हमने ये स्टोरी की थी कि असमत जान जो पकड़ी गई है उसका सारा मामला है क्या। हमने असमत जान के बारे में सारी डिटेल भी बताई थी अपने दर्शकों को। और अभी मेन इसमें जो मामला सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि असमत जान के पकड़े जाने के बाद वहां कश्मीर में
दो और लोगों की गिरफ्तारी हुई है और वो दो लोग ये थे कि जो असमत जान जो गोल्ड की, क्योंकि ये फ्रॉडस्टर थी, गोल्ड के घोटाले किए हुए थे, बहुत सारे ज्वेलर से गोल्ड ठगा हुआ था, तो वो आखिर सोना या जेवरात जो थे वो जब लूटती थी तो इन लोगों को देती थी। इनमें एक गोल्ड स्मिथ है, यानी कि एक सुनार है, और वो कई बार उन गहनों की जो शक्ल है चेंज करके उसको नए तरीके से करके बेचा करता था। तो अब ये एक नया नेटवर्क नजर आता जा रहा है फ्रॉडस्टर्स का। हो सकता है इसकी सरगना या इसकी मेन किंग पिन असमत जान हो, या फिर इसके पीछे कुछ और लोग भी छुपे हुए हों। तो दो गिरफ्तारियां हुई हैं और शायद श्रीनगर पुलिस के लिए लाल बाजार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है और वहीं पर असमत जान को इन्वेस्टिगेशन उसकी चल रही है। दो लोगों की गिरफ्तारी और हुई है और कुछ और नाम भी इसमें सामने और आ सकते हैं। जी, तो ये बात तो रही असमत जान की। अब हम बात करते हैं साइबर सेल की। उन्होंने, जेके पुलिस और साइबर सेल ने एक्चुअली एक घोषणा की है कि सोशल मीडिया पे अक्सर हमारे साथ स्कैम्स होते हैं और हम सोशल मीडिया पे अपने फोटोज डालते हैं, वीडियोस डालते हैं, उसका मिसयूज होता है। तो उसके लिए उन्होंने एक नंबर जारी किया है जिस पर उन्होंने कहा है कि आप किसी भी टाइम कंप्लेन कर सकते हैं। तो इसको लेकर दीपक जी आप क्या कहेंगे? देखिए कांक्षा जी, 1930 ये इस नंबर पर आप इमीडिएटली रिपोर्ट कर सकते हैं। ये नंबर भी जो है आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने एक्स हैंडल पर एक मैसेज डाला है और इस मैसेज में जम्मू कश्मीर पुलिस ने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है, यू शेयर योर फोटोज ऑन सोशल मीडिया राइट क्वेश्चन मार्क, कि आप लोग बहुत हम बढ़ा चढ़ाकर अपनी सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल करते रहते हैं, डालते रहते हैं। एक रूटीन हैबिट लोगों की बन चुकी है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि आर यू अवेयर योर फोटोज कैन बी मिसयूज्ड बाय स्कैमर्स। बहुत बार ऐसा होता भी रहता है, मगर बावजूद उसके हम अपलोड करते रहते हैं। तो अब पुलिस का ये कहना है कि एनीवन कैन बिकेम ए टारगेट ऑफ डीप फेक। दरअसल जो लोग सोशल मीडिया को अच्छे से समझते हैं वो जानते होंगे कि डीप फेक का चलन 2-3 साल से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यानी कि आपकी तस्वीर को किसी दूसरी तस्वीर के साथ मर्ज करके सोशल मीडिया पर डालना, आपको डिफेम करने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए, और उसके बाद कई बार ब्लैकमेलिंग के मामले भी साइबर सेल्स के पास आते रहे हैं। तो ऐसे ही साइबर क्राइम जो विंग है जम्मू कश्मीर पुलिस का, वो इसको लेकर बहुत बेहतर काम भी कर रहा है। उसके जो डीआईजी हैं यासीन किचलू, एक बार हमने उनका इंटरव्यू भी किया था, पूरी डिटेल में उन्होंने सब कुछ बताया था। तो अब उस विंग ने 1930 ये एक नंबर जारी किया है कि आप इस पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। आपको अगर कोई लगता है कि आपकी कोई फोटो डीप फेक की वजह से कोई यूज कर रहा है या कहीं पर आपके साथ ऐसा हुआ है, आपकी तस्वीर गलत यूज की गई है, तो आप इस नंबर पर कॉल करिए। एक तो रिपोर्ट भी हो जाएगी और दूसरा वो आपका सोल्यूशन भी जल्द से जल्द निकालेंगे। मगर फिर भी हम सबको अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। जहां तक हो सके सोशल मीडिया पर अपनी वही तस्वीरें आप अपलोड करें जो बहुत ही प्रोफेशनल है। पर्सनल को ज्यादा करने से बचें। जी बिल्कुल। तो अब बात करें एलजी की, तो उन्होंने जम्मू ट्रेड एंड लॉजिस्टिक कॉन्क्लेव 2025 के दौरान ये कह दिया है कि जम्मू और लद्दाख के बीच ट्रेड को जोड़ा जाए। तो इस पर आप क्या बोलेंगे दीपक जी? देखिए, इस पर बोलने वाली बात यही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने खुद ही बोला है। आज एक जम्मू में कॉन्क्लेव था, जम्मू ट्रेड एंड लॉजिस्टिक कॉन्क्लेव 2025, और लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां चीफ गेस्ट थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने भाषण में साफ तौर पे कहा कि आखिर जो अर्स्टवाइल जे&के स्टेट थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसमें आपस में ट्रेड का एक बहुत बड़ा जो था सिस्टम चलता था, क्योंकि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख जो है कल्चर के हिसाब से एक दूसरे से जुड़ा नहीं है, केवल स्टेट इकट्ठी थी। तो यहाँ का सामान कश्मीर में बिकना, वहां के ट्रेडर्स का लद्दाख में चीजें बेचना, एक दूसरे की सपोर्ट करना, इससे एक बिजनेस को काफी बूम मिलता था। तो उन्होंने कहा है दोबारा से ये प्रोसेस शुरू होना चाहिए, और जम्मू बीइंग द मेन लीडर, उसका कारण ये है जम्मू में ट्रांसपोर्टेशन का हिसाब हम देखें, मौसम के हिसाब से देखें, तो जम्मू सूट करता है लद्दाख और कश्मीर को। तो जम्मू को एक ऐसा हब बनाना चाहिए ट्रेड और लॉजिस्टिक का, ताकि लद्दाख और कश्मीर से जम्मू ट्रेड के हिसाब से जुड़ा रहे। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यह भी कहा कि पिछले 5 सालों में इन चीजों को लेकर बहुत काम हुआ है। हालांकि बहुत सारी बिजनेस कम्युनिटी मानती है कि बिजनेस डाउन हुए हैं, मगर फिर भी सरकार का यह कहना है कि काम काफी हुआ है, और आने वाले दिनों में अगर हम ट्रेड में एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे तो ये चीजें आगे बढ़ेंगी। जी। जम्मू कश्मीर सरकार ने 58 जेकेएस अधिकारियों का तबादला किया है और मुख्यमंत्री के ओएसडी को भी बदल दिया गया है। तो ये एक दीपक जी की रूटीन मामला है या फिर एकदम से किया गया डिसीजन है?
देखिए, नॉर्मली आकांक्षा जो ट्रांसफर्स होती हैं वो कभी भी अचानक से किया गया फैसला नहीं होता। अगर जी। एक दो चार ऑफिसर्स को बदलना हो तो वो अचानक से हो सकता है, मगर जी। इतनी बड़ी जब सूची आती है 58 ऑफिसर्स, तो ये पहले से बन रही होती है। और नॉर्मली हमने देखा है, एक ट्रेडिशन जम्मू कश्मीर में रहा है, जब भी सेक्रेटरीट कश्मीर से जम्मू मूव करता है या जम्मू से कश्मीर मूव करता है, तो हमेशा से जो KS अधिकारी होते हैं, JKAS अधिकारी या JKPS अधिकारी, उनकी ट्रांसफर्स होती हैं। और वैसे भी आजकल क्योंकि IAS IPS और जो पुलिस का डिपार्टमेंट है वो तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के तहत है, और ये जो JKAS अधिकारी हैं ये CM के तहत आते हैं। जी। तो ये जो ट्रांसफर्स की गई हैं ये जम्मू कश्मीर सरकार ने की है, यानी कि उमर अब्दुल्ला की सरकार ने। और खास तौर पे मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसफर भी मुझे यही नजर आ रही है, जो लिस्ट में नंबर 15 पे हैं। सुरेश चंद्र हैं, JKAS अधिकारी, एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में थे, और जी। इन्हें अब पोस्ट किया गया है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी विद द ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर। बेसिकली जी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ लगाया गया है। जी। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ मिस्टर खबीर थे, जिन्हें अब वहां से हटाकर अब्दुल खबीर, जिन्हें वहां से ट्रांसफर करके अब चार्ज दिया गया है डिप्टी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। इसके अलावा कोई इतनी कोई बड़ी ट्रांसफर नहीं है। एक रूटीन में JKS ऑफिसर्स को बदला गया है, तबादले, मतलब एक जगह से पोस्टिंग दूसरी जगह और वहां से तीसरी जगह। और ये लिस्ट एक नॉर्मली काफी देर से बन रही थी, और वैसे भी जब चीफ मिनिस्टर के पास ये सारे अधिकार हैं तो उन्होंने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है। और वैसे रूटीन में ऐसी ट्रांसफर्स हमेशा सेक्रेटरीट आने के बाद होती है, और इंतजार भी था 3 नवंबर से, जब से सेक्रेटरीट यहाँ मूव किया था दरबार मूव, उम्मीद थी कि नवंबर में एक बड़ी ट्रांसफर होंगी। और अभी शायद हमें आने वाले दिनों में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी एक ट्रांसफर की लिस्ट देखने को मिले, जिसमें कुछ SPs, SSPs और शायद कुछ DIG भी जो है बदले जा सकते हैं। जी। तो ये थी अब तक की खबरें, और अब थॉट ऑफ द डे। और अब थॉट ऑफ द डे। एक समय पर एक ही काम करो, और उस काम को करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, और बाकी सब भूल जाओ। यहीं से शुरुआत होगी आपकी सफलता की। तो ये था थॉट ऑफ द डे और आज का BTH। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ रूम 24 आवाज। जय हिंद।